विक्लेशों में कहानियाँ सुनाता हूँ। जब दुनिया की महाशक्तियाँ आपस में भिड़ रही थी, जब अमेरिका अपनी बादशाहत बचाने के लिए तड़प रहा था, जब यूरोप असमंजस में था, तब एक शांत लेकिन ऐतिहासिक त्रिकोण उभर रहा था, RIC। यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना। तीन सभ्यताएं, तीन संस्कृतियां, तीन ताकतें मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था की बुनियाद रखने की तैयारी कर रही थी। और आज की हमारी कहानी एक जियोपॉलिटिकल युद्ध नहीं है, जियोपॉलिटिकल वार नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल चर्निंग है, एक भू राजनीतिक मंथन है। और एक ऐसा मंथन जिसमें अमेरिका की जो मोनोपोली है वो दरक रही है, सरक रही है थी। RIC का विचार कोई नया नहीं है। 1996 में रूसी रणनीतिकार येवगेनी प्रोमोकोव ने सबसे पहले रूस, भारत, चीन के एक त्रिकोण की बात की थी। लेकिन उस समय अमेरिका एकमात्र विश्व शक्ति था और ये विचार सिर्फ गूंज कर रह गया, इस पर कोई बात नहीं हुई। पर आज जब अमेरिका की पकड़ ढीली हो रही है, प्रोमोकोव का विजन जो है दुनिया के सामने आकार लेने लगा है। 1996 में प्रोमोकोव का उद्देश्य क्या था? अमेरिका को काउंटर करने के लिए एशिया में एक बैलेंसिंग पावर खड़ा करना, यूरेशियन सहयोग को मजबूत करना और चीन और भारत जैसे देशों के बीच व्यापारिक और जियोपॉलिटिकल संतुलन को बनाना। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। बैंकिंग, तेल, हथियार, हर मोर्चे पर सैंक्शन लगे, लेकिन रूस गिरा नहीं। उल्टा उसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। प्रो वेस्ट, जिसमें नाटो, USA और यूरोप आते हैं, और प्रो ईस्ट, जिसमें रशिया, चाइना और अब भारत जैसे नॉन अलाइंड पावर कंट्रीज भी उसमें शामिल हैं। और इस युद्ध के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीद जो है वो 40% तक बढ़ा दी। पहले हम सिर्फ 2% तेल रूस से लेते थे और चीन ने भी 20% अपने तेल का हिस्सा रशिया से लेना शुरू कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जब तेल डॉलर में नहीं बल्कि रुपए और रूबल में बिकने लगा और डॉलर की जो पकड़ है वो ढीली होने लगी। और ये अमेरिका के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं, एक रणनीतिक खतरा था। और महत्वपूर्ण बात ये है कि RIC की जो बातचीत है और जो स्ट्रेटजी है वो कोविड के समय ठहर सी गई। दुनिया लॉकडाउन में थी और वैश्विक मंचों की जो गति थी वो धीमी पड़ गई। इस कारण RIC संवाद रुक गया। लेकिन उसी दौरान तेल और ऊर्जा के बीच में क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा का पूरा समीकरण बदल के रख दिया। कोविड के दौर में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चरमरा गई और भारत और चीन जैसे देशों को विकल्प चाहिए थे, क्योंकि ये दोनों देश भारी जनसंख्या वाले देश हैं, इसलिए इनको अल्टरनेटिव चाहिए थे। और रूस ने उस वक्त तेल के दाम घटाए और भारत ने इसको एक अवसर समझा और लंबे समय के लिए एनर्जी डील साइन की। यानी कि भले ही RIC पर चर्चा थम गई, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऊर्जा सहयोग गहराता गया और बढ़ता रहा। और कोविड के बाद जब दुनिया स्थिर हो रही थी तो RIC देशों ने ऊर्जा, वैक्सीन और व्यापार में एक दूसरे की मदद की। और ये एक साइलेंट रीअलाइनमेंट थी। RIC की गति में एक समय और सुस्ती आई जब भारत चीन सीमा पर तनाव हुआ और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सबकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, सबकी प्राथमिकताएं हैं, वो अलग अलग हो गई। और ब्रिक्स का अधिक उभार और SCO का एक जटिल स्वरूप सामने में आया। लेकिन अब पुनः RIC चर्चा में है, क्योंकि ऊर्जा, मुद्रा और रक्षा तीनों में हित साझे हैं। और अमेरिका की जो आजकल नीतियां हैं वो RIC को फिर एकजुट करने के लिए मजबूर कर रही हैं। और भारत ने इन सब में, देखिए भारत ने क्या किया। भारत ने ना तो रूस के खिलाफ कोई बयान दिया और ना ही पश्चिम के साथ खड़ा हुआ नज़र आया, बल्कि वह एक ग्लोबल बैलेंसर बन के उभरा। उसने रूस से डिस्काउंटेड तेल लिया, यूरोप को रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल बेचा और अमेरिका को डिप्लोमेटिकली शांत रखा। एक तरफ भारत क्वाड का हिस्सा है और दूसरी तरफ SCO और ब्रिक्स में भी सक्रिय है। और ये है भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी की मिसाल।
अब 2025 में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में एक चौंकाने वाला क्षण आया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक अप्रत्याशित मुलाकात हुई और ये मुलाकात दिल्ली में नहीं बीजिंग में हुई और संकेत साफ थे। भारत अब बातचीत से नहीं डरता और चीन को फेस टू फेस जवाब देने में सक्षम है। और पाकिस्तान, जो कि आरआईसी का हिस्सा नहीं है लेकिन चीन और रूस से नज़दीकी उसकी भूमिका को कॉम्प्लिकेट करती है, पेचीदा बनाती है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC भारत को अनकंफर्टेबल करता है, असहज करता रहता है, और रूस अफगानिस्तान और पाक में सुरक्षा मामलों में दखल रखता है। आरआईसी के विस्तार से में पाकिस्तान की मौजूदगी बाधा भी बन सकती है और ज़रूरत भी, और ये भारत की रणनीति पर निर्भर करता है कि वह इस पड़ोसी को किस दिशा में मोड़ पाता है। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका अब सिर्फ एक मंच नहीं है बल्कि वैकल्पिक विश्व आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत है। डॉलर को चुनौती देती हुई ब्रिक्स करेंसी पर काम हो रहा है। पेट्रोलियम व्यापार रूबल, युआन और रुपए में हो रहा है, और सऊदी अरब, UAE, ईरान जैसे देश भी ब्रिक्स के साथ जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं। और भारत ने ब्रिक्स में भी अपनी न्यूट्रल और स्टेबल भूमिका निभाई है। अब आरआईसी की समूहित ताकत देखें। आरआईसी यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना, इसकी समूहित ताकत देखें कि 40% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 40% वर्ल्ड का जो मानव संसाधन है यहाँ बसता है, और दुनिया की 25% GDP यहाँ होती है। और एशिया की सबसे बड़ी सेना PLA चाइना, और रूस की रणनीतिक मिसाइलें, और भारत की स्पेस टेक और नेवी, और ये त्रिकोण अमेरिका के लिए मिलिट्री, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी तीनों में एक संतुलन बनाता है। अमेरिका अब आरआईसी में दरार डालने की भी कोशिश कर रहा है। भारत चीन सीमा विवाद को हवा देना, रूस को आइसोलेट करना, और भारत को क्वाड और यूकास के जैसे संगठनों में ज़्यादा खींचना। लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से इन चालों को मात दे रहा है, और भारत आज आरआईसी में है, ब्रिक्स में है, क्वाड में भी है। क्यों? क्योंकि भारत का हित केवल एक ध्रुव में नहीं बल्कि हर मंच में अपनी ताकत बनाए रखने में है, और ये नेहरू जी की नॉन अलाइन मूवमेंट से कहीं ज़्यादा स्ट्रेटेजिक, पावरफुल एंड रिजल्ट गिविंग स्ट्रेटजी है। और आज अमेरिका का समय ढलता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका का जो सूरज ढला नहीं है, ढल रहा है, और एक नया सूरज आरआईसी के रूप में उभर रहा है, और भारत उसकी किरण है जो पश्चिम और पूरब के बीच में सेतु बनेगा, और जो शक्तिशाली भी है और न्यायप्रिय भी है। और हम आज एक ऐसे भारत की बात कर रहे हैं जिसके तेल के सौदे अब डॉलर में नहीं रुपए में होते हैं, जिसके विदेश मंत्री शी जिनपिंग जैसे नेताओं से, बड़े नेताओं से बेखौफ मिलते हैं, और जो अमेरिकन प्रतिबंधों से नहीं डरता बल्कि उन्हें बदलता है। विकलेश हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, और अगर ये कहानी मेरी आपको पसंद आ रही हो तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि देश के लिए सोचने वाले जागरूक दर्शकों की ताकत ही इस मेरे मंच, जिसका नाम विकलेश हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, उसकी ताकत है। तो इस ताकत को और बढ़ाइए, और जब तक मैं अगली कहानी आपके सामने लेकर आऊँ, आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंद।